हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में से सम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 1 किया था, जिसके टोटल 5 पार्ट्स थे। और वहाँ पर हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले है सम नंबर 2, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 का रेफरेंस देकर ये कहा गया है कि उस एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सोल्व करना है। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो उस एग्जाम्पल को। तो वहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है। जो पहली इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, जिसमें हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट है -45। तो यानी कि हमें कोई दो नंबर खुद ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें आंसर में -45 मिल जाए। और अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो इस फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो वहाँ पर हमने 1 लिख दिया, और 1 को जब हम 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 324। यानी कि ऐसे कोई दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो -45 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए। तो इस तरह से दो नंबर होंगे 36 एंड 9। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इस 324 के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 36 और 9 का जो सम है वो 45 के इक्वल होगा। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम 36 को भी माइनस में लेंगे और इस 9 को भी माइनस में लेंगे। और ये जो दो नंबर हमने फाइंड किए हैं -36 और -9, ये हम इस मिडिल टर्म की जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने -45x को ब्रेक कर दिया है -36x -9x। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 4 टर्म्स हैं, जिनमें से पहले दो टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे और बाद की दो टर्म का भी हम एक पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स आ जाएंगी x -36। इसके बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना होगा कि उसके भी ब्रैकेट में x -36 ही आ जाए। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है -9 को, और -9 को कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट में x -36 ही आ गया। तो अब जब हम इस x -36 को बाहर कॉमन लेकर लिख देंगे तो हमारे पास टर्म्स बचती हैं x एंड -9। तो इस तरह से दो फैक्टर्स हमने इसके बना दिए हैं। अब हम सबसे पहले x -36 को 0 के इक्वल लिखेंगे और फिर x -9 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। तो पहला जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी 36, और दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसमें हम कह सकते हैं x = 36 एंड 9। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है x² - 55x + 750 = 0। तो सेम मेथड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि कोई इस तरह के दो नंबर हमें सोचने हैं कि अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो हमें आंसर में 55 मिल जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 1 और 750 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो इस तरह के दो नंबर होंगे 30 एंड 25। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट होता है 750, और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इनका सम हो जाएगा 55। लेकिन हम देख सकते हैं कि 55 हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम 30 को भी माइनस में लेंगे और 25 को भी माइनस में लेंगे, और इन दोनों नंबर्स को हम लिख देंगे इस मिडिल टर्म की जगह पर। यानी कि हम -55x की जगह पर लिख रहे हैं -30x -25x। अब जो पहली दो टर्म्स हैं वहाँ से हम कॉमन लेंगे x को, और x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स आ गई हैं x -30। इसी के बाद जो यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स है वहाँ से हम कॉमन लेंगे -25 को, और अब हमारे पास यहाँ भी ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x -30। तो अब इस x -30 को जब हम बाहर कॉमन लेकर लिख देंगे तो हमारे पास टर्म बचेंगी x एंड -25।
तो इस तरह से दो फैक्टर हमने इसके बना लिए हैं। जब हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, और जब हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इस तरह से इस सम का आंसर है x इक्वल्स टू 30 एंड 25। तो इसके बाद सम नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पर दो नंबर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमें ये बताया गया है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है और जो उन नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 182 है। तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में भी बताया था कि जो दो क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पर लेट करनी होती है, हम उसको x और y लेट नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ही यूज़ करना है। तो इसलिए हम उन दोनों नंबर्स को x की फॉर्म में ही लेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है, यानी कि इस 27 के ही दो अलग अलग पार्ट हमें करने हैं, ऐसे नंबर जिनका सम 27 हो। तो अगर उनमें से हम एक नंबर को लेट कर लेते हैं x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कहा गया हो कि कोई दो नंबर हैं जिनका सम 10 के इक्वल है, और अगर उनमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 3 और इस 7 का जो सम है वो 10 के इक्वल है। तो वही काम हमने इस सिचुएशन में भी किया है कि अगर हमें उन दोनों नंबर्स का सम 27 दिया गया था, तो हम उसमें से एक नंबर को लेट कर लेंगे x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, ये हमें यहाँ पर गिवन था। हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लेट किया है x एंड द सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। अब इसी के साथ हमें ये कहा गया था कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है, यानी कि हम इस x को अगर 27 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 182 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो 27x, और जब हम इस x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे, यानी कि इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे x के टर्म को, यानी कि इस 27x को, और ये एक पॉजिटिव टर्म है। फिर हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो यानी कि इस 182 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, अगर हमें उसको पॉजिटिव बनाना है तो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म्स के साइन को चेंज करना होगा। और इसके लिए हम इस इक्वेशन को या तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या -1 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि इस इक्वेशन की जितने भी टर्म हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिवाइड बाय -1, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय -1। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस में हो जाएगा, ये जो प्लस का 27x है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस 182 है ये प्लस में हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इस फर्स्ट टर्म को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना था। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो अब हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर में -27 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें 182 मिल जाए। तो इस तरह के दो नंबर होते हैं 13 एंड 14।
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 182 मिलेगा और अगर इनको ऐड करते हैं तो 27, पर 27 हमें माइनस में चाहिए इसलिए हम 13 को भी माइनस में लेंगे और इस 14 को भी माइनस में लेंगे, यानी कि हम इस -27x की जगह पर लिख देंगे -13x -14x। और जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x को और हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x -13 और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं -14 को और अब यहाँ पर भी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x -13। तो अब जब हम x -13 को बाहर कॉमन लेकर लिख देंगे इस तरह से, तो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी x एंड -14 जिनको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं x -13 एंड x -14। तो जब हम x -13 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी और जब हम x -14 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी, यानी कि अब हमारे पास यहाँ x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 13 और 14। तो हमने यहाँ पर लेट किया था कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 13 के इक्वल है। तो अगर हम ये लेट करें कि x की वैल्यू 13 है तो यानी कि वो फर्स्ट नंबर तो 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर हमने लेट किया था वहाँ पर 27 माइनस x, तो यानी कि 27 माइनस 13 तो ये हो जाएगा 14 के इक्वल। लेकिन अगर हम x की वैल्यू को 14 लिखते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि इफ़ x इक्वल्स टू 14, तो जो फर्स्ट नंबर हमने x के इक्वल लेट किया था हम फर्स्ट नंबर को अब 14 लिखेंगे और जो सेकंड नंबर हमने लेट किया था 27 माइनस x यानी कि 27 माइनस 14, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो नंबर हमें फाइंड करने थे वो है 13 और 14। या तो हम फर्स्ट नंबर को 13 और सेकंड को 14 कह सकते हैं या फिर हम फर्स्ट नंबर को 14 और सेकंड नंबर को 13 कह सकते हैं। और ये वो दो नंबर हैं जिनका सम 27 के इक्वल है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। अब इसके बाद सम नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो एक्सरसाइज 4.1 में भी मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बताया था कि जो नंबर कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी कि एक के बाद ही ठीक दूसरा नंबर आ जाए, जैसे कि 4 के ठीक बाद 5 आता है या 10 के बाद 11 आता है, तो अगर हम यहाँ पर पहला नंबर लेट करते हैं x, तो इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, जैसे कि अगर पहला नंबर 4 है तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4 + 1 यानी कि 5। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास x है तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1। अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 के इक्वल है। सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। तो अब हम यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे और इस x + 1 का स्क्वायर करेंगे और जो इनका सम है उसको 365 के इक्वल लिख देंगे। अब यहाँ पर जो x का स्क्वायर है ये तो एज इट इज होगा, पर इस x + 1 का होल स्क्वायर ये ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे x स्क्वायर को, 2ab की जगह पर हम लिखेंगे 2 × x × 1 को और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। और जब हम इनको ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर तो एज इट इज़, ये x स्क्वायर भी एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इसी के साथ इस 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो गया। फिर x² + x² इज 2x², इस 2x को एज इट इज़ लिख दिया है और ये दो कांस्टेंट टर्म है 1 - 365, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा -364। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो नंबर्स हैं उन सभी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं x² x एंड -182। तो अब हमें इस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करना है। तो अब हमें यहाँ पर कोई दो नंबर इस तरह से सोचने हैं कि अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो आंसर में आ जाए 1, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में आ जाए -182। और इस तरह के दो नंबर होते हैं 14 एंड 13 कि अगर 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा, और अगर 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें
14 माइनस 13 ये इस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें 14 लेना होगा प्लस में और 13 हमें लेना होगा माइनस में, यानी कि इस x की जगह पर हम लिख देंगे 14x माइनस 13x। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 14, और जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है उसमें से हम कॉमन लेंगे माइनस 13 को, तो वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 14। अब इसके बाद हम इस x प्लस 14 को कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास टर्म्स बचेंगी x और माइनस 13, जिनको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो अब हम इस x प्लस 14 को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 14, और जब हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि दो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमें यहाँ पर आंसर में लिखने हैं, लेकिन ये 14 तो माइनस में है, तो यानी कि ये इस सम का आंसर नहीं हो सकता। और जो यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 13, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 13। और हमने x लेट किया था उस फर्स्ट इंटीजर को, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है 13, और जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा तो 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इस तरह से इस सम के अंदर जो दो नंबर हमें फाइंड करने थे उनमें से एक है 13 और दूसरा है 14। इसके बाद सम नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहाँ पर बात की गई है एक राइट ट्राइंगल की, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और आपको पता है कि इसकी तीनों साइड्स के नाम होते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, इस नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या हम इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हमें उसके एल्टीट्यूड और उसके बेस के बीच में रिलेशन दिया गया है, क्या कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि एल्टीट्यूड का रिलेशन बेस के साथ दिखाया गया है। तो आपको एक्सरसाइज 4.1 में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं और किसी एक का रिलेशन दूसरे के साथ दिखाया जाए, तो जिसके साथ रिलेशन दिखाया जाता है हम उसकी वैल्यू को लेट करते हैं x। अब यहाँ पर इस सम में एल्टीट्यूड का रिलेशन बेस के साथ दिखाया गया, तो हम यहाँ पर बेस को लेट कर लेंगे x। और एल्टीट्यूड के बारे में ये कहा गया है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है। तो x से 7 सेंटीमीटर कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 7। तो दैट मीन्स उसका जो एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें उन दो साइड्स को फाइंड करना है, यानी कि एल्टीट्यूड को और उसके बेस को। तो अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस हमने लेट किया है x, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x माइनस 7, और इसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर बेस को लेट किया था x, तो b स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे इस x का स्क्वायर। p स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि उसका एल्टीट्यूड, ये हमने लेट किया है x माइनस 7, तो p स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे x माइनस 7 का स्क्वायर। और जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें गिवन था 13, तो इस h स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को एज इट इज हमने लिख दिया है, और जब इस x माइनस 7 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया है x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 एंड बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, और ये 13 स्क्वायर एज इट इज़। तो जब हम इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस 14x,
7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना, और 13 का स्क्वायर यानी कि 13 को ही 13 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होता है 169, और इस 169 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं माइनस में। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़, और 49 में से 169 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा माइनस 120। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो नंबर हैं उन सभी को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इससे पहले वाले सम में भी हमने ये स्टेप किया था कि इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था। ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम छोटा बना सके, और इससे उस इक्वेशन को सोल्व करना ईजी हो जाता है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम कोई दो नंबर ऐसे खुद से सोचेंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर में -7 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर में -60 आ जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं 12 और 5। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा, और 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाएगा। लेकिन हमें 7 माइनस में चाहिए, तो यानी कि हम 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 5 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 5 माइनस 12 यानी कि जब छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -7। तो यानी कि हमें 5 लेना होगा प्लस में और हमें 12 लेना होगा माइनस में। तो हम यहाँ पर इस -7x की जगह पर लिख देंगे 5x माइनस 12x। तो अब जब पहली दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे x को तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, और जब बाद की दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -12 को तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 5। तो अब इस x प्लस 5 को बाहर कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x माइनस 12, जिनको हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर्स हैं x प्लस 5 x माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी +12। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने x लेट किया था उस ट्रायंगल के बेस को, तो किसी भी साइड की लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव में शो नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम इस -5 को नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो है 12, और हमने x लेट किया था बेस को, तो यानी कि बेस की वैल्यू आ जाएगी 12। और एल्टीट्यूड के बारे में कहा गया था कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 इस तरह से एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इसके आंसर हैं 12 एंड 5। अब इसके बाद सम नंबर 6। तो इसकी स्टेटमेंट है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे लेवल पर जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जाए, जैसे कि अगर हम बहुत ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगाएं तो उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ये डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर इसमें प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पोल्ट्री आर्टिकल्स, यानी कि कुछ बर्तन वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees। तो एक दिन वहाँ पर ये देखा गया कि जो आर्टिकल यानी कि जो वहाँ पर बर्तन बनाए जा रहे हैं, जो पोल्ट्री आर्टिकल वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि उनको बनाने में कितना खर्च आ रहा है, उनको प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो जो है वो किसके इक्वल है, was 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बीच में। तो क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशन नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ हमें दिखाया गया, तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल को हम लेट कर लेंगे x। यानी कि हम यहाँ पर ये लेट करेंगे कि एक दिन में उस इंडस्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर x पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए।
तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके बारे में कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हम x लेट करते हैं तो x का ट्वाइस हो जाएगा 2x, और इस ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा, यानी कि इसी में 3 हमें ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम इस सम में ये लेट करके चलेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो है x, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 2x प्लस 3। अब इसके बाद हमें ये कहा गया है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, कि एक दिन में जितने भी पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए गए उन सभी को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो टोटल कॉस्ट एक दिन की है ₹90। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट है यानी कि जो खर्च आया है वो भी हमें वहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ दिखाया गया है, तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लेट कर लेंगे x। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज x, कि एक दिन में जो आर्टिकल यानी कि जो पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं वो है x, और इसी के साथ इसकी कॉस्ट के बारे में कहा गया था कि वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, यानी कि 2x प्लस 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 2x प्लस 3। तो ये है नंबर ऑफ आर्टिकल और ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट। और हमें कहा गया था स्टेटमेंट के अंदर ही कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹90 है। अब इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से हम इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं? हमें पता है कि x आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस किए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इस 90 के इक्वल होगा। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये मानकर चलें कि एक दिन में जो आर्टिकल है वो बनाए गए हैं 5, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है ₹10, 5 आर्टिकल बनाए गए और हर आर्टिकल की कॉस्ट ₹10 है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी ₹50। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम x को 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस टोटल कॉस्ट यानी कि ₹90 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। जब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इस 90 को हम इधर ले आएंगे यहाँ पर माइनस में। तो अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी कि दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर में ये 3 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 और -90 का प्रोडक्ट यानी कि -180 आ जाए। और इस तरह के दो नंबर होते हैं 15 और 12, कि अगर 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में 180 आ जाएगा, और अगर 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर में 3 आ जाएगा, यानी कि 15 हम लेंगे प्लस में और 12 हम लेंगे माइनस में। तो यानी कि अब इस 3x की जगह पर हमें लिख देना होगा 15x माइनस 12x। तो अब जो यहाँ पर फर्स्ट पेयर हमारे पास है, यहाँ से हम कोई नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से हम सिर्फ कॉमन लेंगे x को, यानी कि वेरिएबल को। तो x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स रह जाएंगी 2x प्लस 15। इसके बाद जो सेकंड पेयर यहाँ पर है -12x और -90, तो 12 और 90 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं और दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसलिए हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे -6 को, और -6 कॉमन लेने के बाद वहाँ भी ब्रैकेट में रह जाएगा 2x प्लस 15, क्योंकि जब हम 12 में से 6 को कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब 90 में से 6 को कॉमन लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इस 2x प्लस 15 को हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे तो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगे x माइनस 6, जिनको हम एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो अब इस तरह से दो फैक्टर हमारे पास हैं 2x प्लस 15 और x माइनस 6। जब हम 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो पहले इस 15 को हम उधर माइनस में लेकर जाएंगे और 2 को उधर डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। और जब x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज़ हैं,
-15/2 एंड 6। लेकिन जो x है वो x हमने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो किसी भी चीज़ की जो काउंटिंग होती है, जो उसके नंबर होते हैं, वो कभी भी माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। और जो x की वैल्यू है -15/2, ये नेगेटिव भी है और ये फ्रैक्शन भी है, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए जब हम उनको काउंट करेंगे तो वो केवल नेचुरल नंबर में ही हमें मिल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। यानी कि हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है उसको मानेंगे 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6। और जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, इसके बारे में कहा गया था कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं उनके ट्वाइस, यानी कि 2 6 से 3 ज़्यादा, तो 2 6 + 3। तो इस तरह से जब हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 में जब हम उस 3 को ऐड कर देंगे तो 12 + 3 हो जाएगा 15। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है। यानी कि उस एक दिन में उस इंडस्ट्री के अंदर 6 आर्टिकल्स बनाए गए और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपये। तो इस तरह से उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो 15 × 6, यानी कि 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई थी, जो हमें स्टेटमेंट के अंदर भी दिया गया था। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है कि आर्टिकल प्रोड्यूस इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ ₹15। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, जहाँ पर हम सीखेंगे कि किस और मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है। 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी 2 मेथड और है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के, जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।